देखिए कैक निपटा जाए, टीपीए पहले पढ़ाया जाएगा, थोड़ा बहुत बचा है उसको समाप्त कर दिया जाए, उसके बाद से आपका आईपीसी चलेगा। देखिए जो आपका ये टीपीए में बचा है आपका, किस सिद्धांत और केस और क्या पूछ सकता है, तो हम लोग पढ़ रहे थे धारा 35, यानी कि धारा 35 पढ़ रहे थे। 35 में आपका जो क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का सिद्धांत, यानी कि चयन या निर्वाचन का सिद्धांत आपका किस सेक्शन में समाहित है, तो आपका जवाब रहेगा 35। दूसरा जो क्वेश्चन प्री में बनता है आपका, कि जो निर्वाचन का सिद्धांत या चयन का है, ये आपका ये किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो केस पूछा जाता है कूपर बनाम कूपर, ये याद रखना है। जस्टिस का नाम है हैथरवी। अगला क्वेश्चन इसमें जो बनता है कि ये जो धारा 35 है किस पर लागू होती है, हिंदुओं पर, मुस्लिमों पर, बौद्धों पर, उपर्युक्त सभी, तो ये क्वेश्चन बना है उपर्युक्त सभी, यानी कि ये धारा सभी धर्मावलंबियों पर समान रूप से लागू होती है। फिर आपका केस पूछा जाता है कि निर्वाचन चयन के सिद्धांत पर केस कौन कौन सा है, तो तीन चार केस और याद रखिएगा। एक मनी बनाम मनी है, फिर टैगोर बनाम टैगोर, रंगामा बनाम अट चामा, और मंगलदास बनाम रणछोड़दास। इसके बाद आपका आधार एक बार पूछा गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन का आपका बेस क्या है, यानी कि आपका किस बेस पर आधारित है, तो लोक नीति या कालोचितता, यानी कि पब्लिक पॉलिसी, ये उत्तराखंड का मॉडल है। इसके बाद आपका 36 और 37 से क्वेश्चन बनता है। 36 में जो उत्तराखंड बना था समय द्वारा प्रभाजन, और 37 में संपदा द्वारा। यही एक एक क्वेश्चन अब तक के इतिहास में बना है कि 36 में समय द्वारा प्रभाजन का सिद्धांत, और 37 में आपका जो बना है संपदा द्वारा। और ज़्यादा इसको न पढ़िएगा, ये नहीं कि एकदम गहराई से पढ़िए ये इस समय आपका। इसके बाद आपका जो बनता है क्वेश्चन 41, तो 41 आपका किसका अपवाद है, धारा 7 का, यानी कि नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने से उत्तम हक का अंतरण नहीं कर सकता, इसका अपवाद धारा 35 भी है, 41 भी, 43। तो धारा 41 में दिया क्या है, ओस्टनेबल ओनर द्वारा ट्रांसफर, यानी कि दृश्यमान स्वामी द्वारा ट्रांसफर। फिर क्वेश्चन बनता है कि फैलाव का सिद्धांत किस में है, या डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट इंग्लिश में देगा, तो 41। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि किस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। लीडिंग केस राम कुमार कुंदू का याद रखिए, राम कुमार कुंदू बनाम मैकविन, ये केस आपका पहला है, यानी कि ये लीडिंग केस है आपका। राम कुमार कुंदू बनाम मैकविन का केस किससे संबंधित है, तो दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से। फिर आपका और जो आपका केस पूछ सकता है ज्योत सिंह बनाम रामदास महतो का, यानी कि ज्योत सिंह बनाम रामदास महतो का केस है। वैसे आपका एक और केस पूछ सकता है शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद लाहा, क्योंकि इसके पहले एपीओ में आ चुका है जे में। ये केस आपका कई एंगल से पूछा जाता है। शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद लाहा, अगर एविडेंस में पूछे तो स्टापेल से मार कर आइएगा, 115 से वहां से पूछा है। फिर आपका अगर आपका पूछे टीपीए में, तो आप 41 से मार कर आइएगा, दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण। शरद चंडे बनाम गोपाल चंद लाहा
इसके बाद आ जाइए आपका जो अगला आपका क्वेश्चन बनता है, कह सकते हैं कि धारा 43 से अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण यानी कि फीडिंग द इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल विबंध 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 द्वारा परिपोषण का सिद्धांत 41 में है, या विलेख द्वारा विबंध या फीडिंग द ग्रांट बाय स्टापेल। ये सिद्धांत याद रखिएगा इंग्लिश में। हिंदी में आपका अलग अलग भी दे देता है, अनुदान की पूर्ति विबंध द्वारा अनुदान की पूर्ति का सिद्धांत। अब ये 43 में पूछा जाता है कि कौन सा विबंध सिद्ध माने समाहित है, विलेख द्वारा, स्टापेल बाय डीड। और केस आपका कम से कम 4 केस याद रखिए। आपका जो लीडिंग केस है जिसमें ये प्रतिपादित मैंने किया गया, हालियर्ड बनाम मार्शल केस याद करना पड़ेगा, हालियर्ड बनाम मार्शल का केस है। दूसरा जो केस पूछा गया है, जामा नहीं, आपका राजपक्षी बनाम फर्नांडो, ये भी आ चुका है केस, राजपक्षी बनाम फर्नांडो, ये केस आ चुका है। तीसरा भी आ चुका है, जुम्मा मस्जिद बनाम कोदी मोनियांद्र, जुम्मा मस्जिद बनाम कोदी मोनियांद्र। इसमें जो क्वेश्चन बना है थोड़ा लिख लीजिए अंदर से। ये धारा आपका 43 पर है। क्वेश्चन आपका ये बना था कि टीपीए की धारा 6 के क्लाज ए और 43 में डिफरेंस किस केस में बताया गया, ये क्वेश्चन बना है। तो टीपीए की धारा 6 का क्लाज ए और टीपीए की धारा 43 में इस केस में क्या बताया गया, अंतर। 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है जुम्मा मस्जिद वाला केस, थोड़ा रट कर जाइएगा। इसके बाद अगला केस है मदनप्पा बनाम चंद्रमा का केस है, मदनप्पा बनाम चंद्रमा का केस है। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है सेक्शन 44 पर पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन यानी कि प्रत्यासन का सिद्धांत किस में समाहित है। तो 2 धाराएं याद करके जाना है, 44 और 92। पहले तो सिद्धांत एकदम एक भी गलत ना हो, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन तो 44 में भी समाहित है, 92 में। फिर आपका पूछा जाता है एक किसी अचल संपत्ति के कई स्वामी हैं, उनमें से एक स्वामी ने अपना हक ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे को, तो जिसको ट्रांसफ़र किया गया है हक, वह जो स्वामी जितना हक रखता था उतना हक वह पाएगा, उतना हिस्सा पाएगा। तो एक सह स्वामी द्वारा अंतरण किस धारा में है, ये भी क्वेश्चन बना है 44। इसके बाद जो एक अपवाद इसमें बना है, वह अपवाद आपका बना है संयुक्त परिवार। अगर कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार का मेंबर है, अपना संयुक्त परिवार का अंश किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करता है, तो एक अपवाद ये दिया गया है। यही क्वेश्चन बनता है कि जिसको अंतरण किया गया है हक आपका, वह संयुक्त रूप से परिवार के साथ कब्जे का हकदार नहीं होगा, यानी कि कब्जा नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब, जबकि ज्वाइंट फैमिली के भवन इत्यादि को कुछ अंश को क्या किया गया है, ट्रांसफ़र। एक अपवाद है कि संयुक्त परिवार के स्वामित्व में जो आपका मने अचल संपत्ति है, तो जिसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो कब्जा पाएगा कि नहीं, नहीं। इसके बाद आपका संयुक्त प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण 45 में है। इसके बाद 47 भी छोड़ दिए, 45-46 के बाद 48 पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। 48 का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता का सिद्धांत या पूर्विकता का सिद्धांत, प्राथमिकता का सिद्धांत या
पूर्विकता का सिद्धांत पूछा जाता है किस धारा में, तो आपका 48 याद रहिए। तो जो समय की दृष्टि से पहले होगा विधि में उसका पहला स्थान होता है, ये 48 में दिया गया है। जो समय की दृष्टि से क्या होगा पहले, कानून में उसका पहला अधिकार है, यानी कि क्वाई प्रायर इस्ट टेम्पोर पेशियर इस्ट जूरी, यानी कि इसका मतलब फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ, यानी कि जो समय की दृष्टि से प्रथम होता है विधि में उसका स्थान क्या होता है, उत्तम होता है, प्रथम होता है। इसका मतलब ये हुआ 49 आपका बीमा पॉलिसी का अंतरण आपका, फिर 50 आपका आ जाइए। जहाँ तक 50 की धारा 50 की बात है, आप देखिए थोड़ा 48 में अपवाद भी देख लीजिएगा, अब उतना। इसके बाद 49 आपका कह सकते हैं कि बीमा पॉलिसी के अधीन आपका अंतरिती का क्या अधिकार होगा, ये दिया गया है आपका 49। फिर आपका आ जाइए जो धारा बनती है आपका 50, त्रुटिपूर्ण हक के अधीन धारक को सद्भावना पूर्वक दिया गया भाटक, ये भी कम पूछा जाता है। 51 आपका पूछा जाता है, बिहार में पिछली बार बना भी था कि त्रुटिपूर्ण हकों के अधीन सद्भावना पूर्वक धारकों द्वारा की गई अभिवृद्धियां। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका बना है वह ये बना है कि कौन सी धारा इस सिद्धांत पर आधारित है कि साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए। 51 लिखिए उसमें, तो साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत की धारा में समाहित है। तो आपका जवाब रहेगा 51। उसको बिहार में जो पूछा गया है वो याद रखिएगा, साम्य चाहने वाले को साम्य का पालन करना चाहिए 51। फिर 52 से आपका क्वेश्चन बना है लिस्पेंडेंस का सिद्धांत, वाद लंबन का सिद्धांत पूछा गया कि धारा में, इस पर केस भी याद करना पड़ेगा। देखिए आपका वाद लंबन का सिद्धांत धारा 52 में दिया गया है। फिर आपका पूछा जाता है कि वाद लंबन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस केस में किया गया। केस कई बार पूछा है, बेलामी बनाम सेवाइन, बेलामी बनाम सेवाइन, जस्टिस टर्नर, जस्टिस टर्नर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बेलामी बनाम सेवाइन, याद रखिए वादलंबन का सिद्धांत लिस्ट पेंडेंसी से संबंधित है। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है कि धारा 52 में कब संशोधन किया गया, तो 1929 में किया गया। किस केस में दिए गए निर्णय के बाद किया गया, तो फयाज हुसैन खां बनाम प्राग नारायण, उसको केस लिखिए भाई। पहला तो बेलामी बनाम सेवाइन याद रखना है, दूसरा लिखिए फयाज हुसैन खां बनाम प्राग नारायण, फयाज हुसैन खां बनाम प्राग नारायण। फिर क्वेश्चन और भी बना है केस आपका, और एक दो केस याद रखेंगे आप इस पर। अगला केस है विशन सिंह बनाम खजान सिंह, 4-5 केस याद रखिएगा। विशन सिंह बनाम खजान सिंह का केस है। फिर आपका केस है श्रीमती सियारबाई बनाम श्रीमती यशोदाबाई, श्रीमती सियारबाई बनाम श्रीमती यशोदाबाई। इसके बाद फिर उत्तराखंड ने बनाया कि वाद लंबन के सिद्धांत का आधार क्या है, तो आपका कालोचितता या पब्लिक पॉलिसी या लोक नीति। कालोचितता, ये उत्तराखंड बना क्वेश्चन, आधार क्या है,
तो कालोचितता या पब्लिक पॉलिसी। इसके बाद आपका 53 से भी क्वेश्चन बनता है, कपटपूर्ण अंतरण आपका कह सकते हैं कि किस सेक्शन में दिया गया है, 53। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धारा 53 प्रतिस्थापित धारा है, उसको लिख लीजिए 1929 ईस्वी में, यानी कि ये धारा नए सिरे से लिखी गई थी। तो धारा 53 प्रतिस्थापित धारा है, और सन अगर पूछे तो 1929 में हो सकता है पूछ ले। इसके बाद आपका कपटपूर्ण अंतरण का प्रभाव क्या होता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि कपटपूर्ण अंतरण शून्य होगा कि आपका माने शून्यकरणीय होगा कि आपका वैध होगा, क्या होगा। एक शब्द याद रखिए, वाइडेबल। लेनदारों के विकल्प पर क्या होगा, शून्यकरणीय। ये क्वेश्चन कई बार आया है, थोड़ा अंडरलाइन करिए। शून्य के शून्यकरणीय की क्या होगा, तो वाइडेबल होगा। फिर केस पूछा जाता है, कम से कम 3 केस आप याद रखिएगा, मैं बता दूं। पहला, पीर बख्श बनाम मोहम्मद ताहिर केस याद रखिए। 3 केस आपका कपटपूर्ण अंतरण पर याद रखना है। पीर बख्श वर्सेज, नहीं ये एक सेकंड भाई, ये 53 नहीं, 53 ए पर है भाई, वो गलत हो गया। पीर बख्श का आपका 53 पर न होकर ये 53 ए पर है। 53 पर केस नहीं है ज़्यादा, 53 ए पर लिखिएगा, वो गलत हो गया, सुधार कर लीजिए। 53 ए लिखिए। हाँ, डेयरी बनाम पिक कपट पर है, वो कांटेक्ट में भी लिख लीजिए, डेयरी बनाम पिक। जस्टिस हरसैल, इन्होंने इस केस में कपट की परिभाषा दी, ये आ सकता है। कपटपूर्ण अंतरण, डेयरी बनाम पिक, जस्टिस हरसैल, ये 53 पर हो सकता है। अब आइए 53 ये भी पूछा जाता है, ज़्यादातर मिलाने के लिए आया है धारा कि पार्ट परफॉर्मेंस यानी कि भागिक पालन या आंशिक पालन का सिद्धांत की धारा में दिया गया है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो आपका जवाब रहेगा 53 ए में, 53 ए में। दूसरा क्वेश्चन 53 ए कब जोड़ी गई पूछ सकता है नया, 1929 ईस्वी में, 1929। एक और क्वेश्चन आपका टीपीए में बन सकता है, वह बन सकता है कि सबसे ज़्यादा संशोधन आपका कह सकते हैं किस सन में किया गया था, तो 1929। स्वयं शब्द भी जोड़ा गया था, 5 में पूछा जाता है। 53 भी प्रतिस्थापित है, 53 ए भी जोड़ी गई, तमाम संशोधन किया गया था। इसके बाद आपका भागिक पालन के सिद्धांत पर केस कौन कौन सा है, पार्ट परफॉर्मेंस के, तो 3 केस कम से कम याद करके जाइए, बहुत लीडिंग केस हैं। लिखिए, पीर बख्श बनाम मोहम्मद ताहिर, पीर बख्श वर्सेज मोहम्मद ताहिर। दूसरा केस जो लिखवाया जा रहा है ये ज़्यादा आया है, मोहम्मद मूसा बनाम अघोर गांगुली, अघोर कुमार गांगुली पूरा नाम है। मोहम्मद मूसा वर्सेज अघोर कुमार गांगुली, ये ज़्यादा आया है केस। सबसे ज़्यादा ये आपका मोहम्मद मूसा वाला केस आया है। तीसरा, मेडिसिन बनाम एडवर्सन, मेडिसिन बनाम एडवर्सन। हाँ, एवडरसन, मेडिसिन बनाम मेडिसिन देख लीजिएगा, अब छोड़िए। आगे देखिए जो आपका पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और यहाँ बन सकता है
कि सर्वप्रथम पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया? इंग्लैंड में। तो ये जो तीसरा केस है मेडिसिन वाले में, एल्डरसन है ना, एल्डरसन है। आगे देखिए आपका अगला देखा जाए आपका, एक आपका ये बंधक बचा है। बंधक में वही कुछ सिद्धांत भाई पढ़ना तो आपका एक मार्गेज में देख लिया जाए 5 मिनट, जो मेन मेन पूछा जाता है धाराएं। एक धारा आपका 58 तैयार करके जाइएगा, 58 A B C D जो भी दिया है मिलाने के लिए। फिर बंधक की परिभाषा कहाँ दी गई है? तो 58A में दी गई है धारा। फिर आपका कितने प्रकार के मार्गेज दिए हैं? 6 प्रकार का। फिर पूछा जाता है कि किस मार्गेज का लिखित में होना आवश्यक है? तो आपका जवाब रहेगा सिंपल मार्गेज का। और किसका लिखित में होना आवश्यक नहीं है? तो हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक का। इसके बाद कौन सा बंधक सामयिक बंधक भी कहा जाता है? हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। बंधक कितने प्रकार के दिए गए हैं? 6। और एकदम क्रम से आप याद करके जाइएगा, ए में क्या है, बी में क्या है। एक और क्वेश्चन, पूर्वबंध का अधिकार किस बंधक में होता है? 2 बंधकों में, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक। ये क्वेश्चन इतना में आ जाएगा। ज़्यादा चांस है 70-80% कि इतने में ही आपका आ जाएगा। और एक बार 58A में क्या है, 58B में, ये थोड़ा देख लीजिएगा लास्ट में। इसके बाद आपका बंधककर्ता का अधिकार कहाँ दिया गया है? मुख्य रूप से 60 में। मोचन का अधिकार कहाँ है? राइट टू रिडीम धारा 60 में। फिर पूछा जाता है राइट टू रिडीम किसका अधिकार है? बंधककर्ता के कि बंधकदार का? तो बंधककर्ता का। फिर आपका वंस ए मार्गेज ऑलवेज ए मार्गेज की धारा में 60 में। इसके बाद आपका किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो राइस बनाम नोक्स एंड कंपनी। इसके बाद आपका 61 से पूछा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, समेकन का सिद्धांत मोचन का 61। फिर 67 आप आ जाइए, विक्रय और पूर्वबंध, बंधकदार का अधिकार है। 67 में कौन सा? विक्रय एवं पूर्वबंध का। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है आपका 69A, आपका रिसीवर की नियुक्ति बंधकदार द्वारा की जाती है। इसके बाद सिद्धांत कुछ पूछे जाते हैं, वह जो सिद्धांत है आपका 82 पूछा जाता है। आपका धारा 82 में एक तो सिद्धांत पूछा जाता है। फिर 91 और आपका 94 में तो अभी आपका अभिदाय का सिद्धांत, कंट्रीब्यूशन आपका सिद्धांत 82 में है। फिर आपका पूछा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग, तो 56 और 81। अभिदाय पूछे उत्तराखंड पूछा था 82। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग क्रम बंधन का सिद्धांत 56 और 81 दो धाराओं में है। केस याद रखिए, केस पूछा जाता है आपका कि एल्ड्रिच बनाम कूपर। केस याद रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग किस केस में प्रतिपादित किया गया? एल्ड्रिच बनाम कूपर के बाद में जस्टिस इल्डन, जज का नाम याद रखिए इल्डन। इसके बाद रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन पूछा जाता है। रिडीम अप यानी कि मोचन ऊपर को, ये 91 में है। और पूर्वबंध नीचे को, ये 94। फिर भार की परिभाषा कहाँ दी गई है? 100 में। फिर आपका पूछा गया था हाई कोर्ट द्वारा नियम की धारा में एक बार बनाया जाता है 104 में। और सूचना कहाँ है? 103। इतना याद रखिए, सूचना 103 में। हाई कोर्ट कुछ मामलों में नियम बना सकता है 104। भार की परिभाषा कहाँ है? 100। पिछली बार आपका पूछा गया था
भार की परिभाषा। देखिए अथा पढ़ाना संभव नहीं है जितना आपका, क्योंकि भाई एक बार आपका डिटेल में पढ़ाया ही गया है। इस प्रकार टीपीए को समाप्त किया जाए और आगे बढ़ा जाए। आइए आईपीसी देखिए भाई आपका, आईपीसी देखिए आपका, आईपीसी में आपका धारा 52A चल रहा था। धारा निकाल लीजिए फिर आपका 52A। यहाँ से आपका हार्बर से क्वेश्चन बना है एपीओ में भी। हार्बर या संशय यही थोड़ा बहुत छूटा था। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये हार्बर है, संशय है, ये कहाँ परिभाषित है, तो ये याद रखिए 52A में। दूसरा क्वेश्चन ये धारा कब जोड़ी गई, पूछा जा चुका है ये, तो 1942 में। ये दूसरा क्वेश्चन। इसके पहले हार्बर की परिभाषा कहाँ दी गई थी, तो 216B में। हार्बर हार्बर कब दिया जा सकता है आपका, यानी कि घटना के पहले कि अपराध के पहले कि अपराध के बाद की, दोनों दोनों मार कराइए। आपका ये पूछा गया है आपका, कौन हार्बर देने के लिए दंडित नहीं होगा सामान्यतः, पति पत्नी एक दूसरे को हार्बर देने के लिए दंडित नहीं होंगे। हार्बर का मतलब क्या हुआ, तो हार्बर का मतलब ये हुआ कि किसी आपका अपराध मैंने अपराध किया है या करने वाला है, उसको आप क्या करिए, आश्रय दीजिए, भोजन दीजिए, पेय दीजिए, धन दीजिए, वस्त्र दीजिए, आयुध दीजिए, गोला बारूद या प्रवहन के साधन, यानी कि भाग जाओ बाइक वाइक लेकर या कुछ भी आपका, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिभाषित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचाने के लिए करना। एक आपका नहीं दिया गया है कि किसी अपराध को सुकर बनाने के लिए कार्य करना, तो जैसे ही किसी अपराध को आप सुकर बनाने के लिए कार्य करते हैं तो वह दुष्प्रेरण होता है और 107 के थर्ड खंड में जाएगा। आईपीसी 107 के किस खंड में, थर्ड में, सुकर बनाने के लिए। वो संशय में नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, 107 के किस क्लाज में, थर्ड। इसके बाद आइए आपका अध्याय 3 से क्वेश्चन बनता है। अध्याय 3 से आपका एक या दो क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। एपीओ में तो 2 या 3 बनता है आपका, चूंकि आपका एपीओ में आईपीसी 35 नंबर की आती है तो वहाँ तो 3 3 या 2 2 बन जाता है। लेकिन जे में आपका 15 ही नंबर की आएगी तो एक चांस रहेगा कम से कम, अधिकतम 2 भले बन जाए लेकिन एक। अब जो इधर क्वेश्चन बनता है वह देखिए आपका कि दंडों के विषय में प्रावधान किस अध्याय में किया गया है, 3 में। एक समय अध्याय भी याद करना है फिर किस धारा से किस धारा तक, तो 53 से लेकर 75 तक किया गया है। फिर आपका 53 दंड, तो आईपीसी के तहत वर्तमान में कितने दंड दिए जा सकते हैं, 5। कौन सा दंड का प्रकार नहीं है इस समय, आजीवन निर्वसन किस खंड में था, तो आपका जवाब रहेगा तीसरे खंड में। कब निश्चित किया गया, 1949 में। कहाँ जोड़ा गया, 53A जोड़ी गई धारा पूछा गया था आपका। 53A जोड़ी गई है। आजीवन निर्वसन को सामान्यतः किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, आजीवन कारावास सामान्य बातें याद रखें पांचों। आपका पांचों दंड बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मृत्यु दंड इत्यादि। तो किन किन धाराओं में मृत्यु दंड है ये आपका नोट मैंने बताया भी गया था। इसके बाद आपका देखा जाए धारा, आपका 5 प्रकार के दंड हैं भाई। पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा निश्चित है, एक बार पूछा कौन सा खंड निश्चित है, तीसरा
चौथा कारावास जो सादा या कठोर हो सकता है। पांचवा आपका माने संपत्ति का समापहरण। और छठवां जुर्माना। तो आपका कह सकते हैं वर्तमान समय में पांच ही है, एक रिपील है, कौन सा? तीसरा। अब आ जाइए 53 हमने बता ही दिया। निर्वासन के प्रति निर्देश उतना नहीं जानना है अंदर तक। जहाँ आजीवन निर्वसन था, देश निकाला था जिंदगी भर का, वहाँ क्या कर दिया गया है अब? तो आजीवन कारावास। इसके बाद 54 से पूछा जाता है, 55 से 54 में पूछा जाता है मृत्युदंडादेश का लघुकरण किस धारा में? 54 में। कौन कर सकती है? समुचित सरकार। अपराधी की सम्मत से कि सम्मत के बिना? सम्मत के बिना। सेक्शन याद रखिएगा 54। आजीवन कारावास का लघुकरण 55 में है, कौन कर सकती है? समुचित सरकार। अपराधी की रजामंदी से कि रजामंदी के बिना भी? रजामंदी के बिना। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आजीवन कारावास को कम किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, तो अब वह कारावास कितने वर्षों से अधिक का नहीं होगा? 14 वर्ष से। यानी कि अभियुक्त 14 वर्ष से अधिक जेल में नहीं रहेगा। फिर 55 पूछा गया है झारखंड में कि समुचित सरकार की परिभाषा की धारा में? तो 55 में। समुचित सरकार में कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों 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 ये काम कर सकती है। 54 धारा 55 एक किसकी पूरक धारा है पूछ ले तो 54 की और 55 की, यानी कि 54 की और 55 की, दोनों के लिए समुचित सरकार आपका कहाँ परिभाषित है? तो आपका जवाब रहेगा 55 है। इसके बाद आपका 57 पूछा जाता है दंडावधियों की भिन्न। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य माना जाएगा? तो एक लाइन जवाब रहना चाहिए कि जब आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी हो, यानी कि दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास का आधा निकालना है, चौथाई निकालना है, तब आजीवन कारावास कितने के तुल्य माना जाएगा? 20 साल। तो दंड याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार ये भी बना है और आपका कई बार बना है। आपका जैसे आईपीसी की धारा 5 से 11 कोरिलेट कर सकते हैं आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों का अटेम्प्ट। एक और हमने सुबह सीआरपीसी की धारा ऐसी बताई थी 436 ए, थोड़ा गौर करिए। 436 ए पूछा गया था जेस में भी कि अगर मृत्युदंड के अलावा जो अपराध है और अभियुक्त आधा से अधिक समय तक बिना जमानत के जेल में रह चुका है, जितना हो सकता है दंड, तो सामान्यतः उसे अब जमानत क्या की जाएगी? तब आजीवन कारावास का आधा निकालना है तो आईपीसी की धारा 57 काम करेगी, 20 साल, और 20 साल का आधा कितना? 10 साल। हमेशा नहीं, जब आजीवन कारावास की गणना किसमें करना हो? दंड भिन्नों में, यानी कि चौथाई निकालना हो, पांचवा भाग आधा। हमेशा नहीं। अगर सामान्य आए तो आजीवन कारावास मतलब जीवन भर का कारावास। 57 के बाद आ जाइए 58 59 सब छोड़ देना है। 63 जुर्माने की रकम आपका, तो जुर्माने की रकम जहां निर्धारित नहीं है वहां जुर्माना आपका अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगा, यानी कि कोई सीमा नहीं है लेकिन अत्यधिक नहीं होगा। सुबह भी बताया गया संविधान में संशोधन, सेम बात आपका कि संसद की जो शक्ति है वह आपका कह सकते हैं कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति रखती है, लेकिन ये शक्ति आपका कह सकते हैं अनलिमिटेड नहीं है, असीमित नहीं है। लेकिन लग गया तो संविधान के किस किस भाग में संशोधन नहीं कर सकती? तो भाग नहीं बल्कि मूलभूत ढांचा।
भरमाने के लिए मूल अधिकार भाग 3, 4, 5 आएगा, सब में कर सकती है, तो किस में नहीं कर सकती? बेसिक स्ट्रक्चर। किस केस में आया? केशवानंद भारती। चलिए अगला देखिए, आपका 63 के बाद आपका जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश भुगतेगा। 64 में आपका कह सकते हैं कि 65 आ जाइए, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि, इसको अंडरलाइन करिएगा, 1/4 का नियम है। सुबह भी बताया गया था सीआरपीसी में, फिर हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आया है, सेक्शन वाइज पढ़ना है। 65, जैसे हमने बताया था, घर में चोरी एक व्यक्ति ने किया और घर में चोरी के लिए अधिकतम सजा 7 साल हो सकती है। न्यायालय ने 2 महीने की सजा दी और 5,000 रुपया जुर्माना लगाया। तो अगर 5,000 जुर्माना नहीं देता तो उसके बदले वह अतिरिक्त जेल जाएगा। तो वह जो अतिरिक्त जेल जाएगा कितने समय अधिकतम हो सकता है? तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम दंड हो सकता है उसका 1/4 से अधिक नहीं। कितना हो सकता है? 7 साल। भाई जितना दिया गया उससे मतलब नहीं है, कितना हो सकता है? 7 साल। तो 7 साल का कितने से अधिक नहीं? 1/4। तो ये जेस और जे दोनों में समस्या बना कर दिया है। तो 7 साल का 1/4 निकालेंगे, 21 माह। एकदम जैसे ही आई है 21 माह एकदम रटा, ये नहीं कि इसमें सोचना नहीं है। अब 21 माह, 3 साल, 2 साल, 1 माह, तो ऐसा समस्या है तो भाई 21 माह का ऑप्शन मारना है। अब कुछ चीज़ें तो रटा रटाया मिलेगी आपको, चारों ऑप्शन भले ना देखिए, कुछ चीज़ों में एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सही रहेगा, लेकिन हल्का सा भी संदेह हो तो मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि चारों ऑप्शन एक बार देख लीजिए, तब आप आंसर मारिए। ये नहीं कि अंधाधुंध नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन अन्य विकल्पों पर भी एक बार नज़र क्या करिए नेताजी, दौड़ा लीजिए, क्योंकि थाली ताली पीटे हैं तो क्वेश्चन भी क्या करना है? पीट के आना है। ये नहीं कि जितना थाली ताली उतना क्या करना है। कम से कम भाई लाह में मैं बता दूं, 100 पार रहिए आप लोग। और आपका जीएस में अगर ला में 100 पार हैं, जीएस में आप कह सकते हैं कि 70-80 भी कर ले जाते हैं, 60-70-80, क्योंकि संविधान में मान के चलिए 15 क्वेश्चन आते हैं और आपका माइनर से 30 क्वेश्चन आ जाए तो 40 मैंने मान लीजिए 30 भी आ जाए, 25 भी आ जाए, तो कम से कम एक 35-40 क्वेश्चन तो माइनर और संविधान कवर कर देगा। और आपका 15-20 क्वेश्चन इधर उधर से करंट से 2-4 कर लिए, तो कम से कम आपका मैंने 60-70 जीएस में और आपका ला में 100 के पार होना चाहिए। ला में थोड़ा चढ़ाई है, ला में आप 110-15 कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, 120 लोग करके आते हैं। जीएस में थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि ला में करेंगे तो 2 नंबर का रहेगा, जीएस एक ही नंबर का रहेगा। तो प्रयास ये करिए कि भाई ला में अब तक के इतिहास में जितना पढ़ाया गया है आपका, भले भूल गया हो अभी, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो एकदम घूमता रहेगा वो। यहाँ भूल जाएगा, ये सही बात है, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, सभी लड़के यही कहते हैं जो भी आता है कि लग रहा है कि सर लेक्चर दे रहे एग्जाम हॉल में, मैं बैठा हूँ, एकदम दिमाग वहीं स्कैन क्या कर रहा है, कर रहा है। अब यहाँ की जो तफरी मचाया होगा वो कहाँ से? अब उसके लिए क्या किया जाए? पढ़ाया जा रहा है कोदो तो पढ़ रहा है आपका प्याज। अब उसके लिए क्या किया जाए? क्योंकि 2-4 ऐसे होते हैं कि कहा जाएगा काफ़ी तो उनका दिमाग रहेगा चाय पे। मैंने कहा पढ़ाया जाएगा काफ़ी तो दिमाग कहाँ रहेगा? चाय पर रहेगा। तो चाय भाई कोई ये बुरा, भाई देखिए कोई बुराई नहीं है चाय पीना पिलाना, मैं फिर बता दूं, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के ना पिलाया जाए। हाँ, स्वेच्छा से पूरे कोचिंग को पी ले जो पिलाइए, कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि चाय पर चर्चा ज़्यादा हो गई, यानी कि जो भी विवाद उठता है पता नहीं क्यों चाय को ही लेकर उठता है। आगे देखिए। हाँ, तो
तो पिलाएंगे ना, पहले अभियुक्त तो आप ही है। सह अपराधी तो इधर उधर भाग रहे हैं। तो कहाँ सह अपराधी, मौर्य जी भी देखिए भाग ही गए। अगला देखिए भाई आपका, तो 65 याद करके जाइएगा। इसी के साथ सीआरपीसी की धारा आपका 30 पढ़ना है, लिख लीजिए। सीआरपीसी में भी पूछा जाता है कौन सी धारा, 30। 65 के बाद आपका जो पढ़ना है 67 HJ से लेकर और तमाम जगहों पर पूछी गई है। 67 आपका अच्छे से याद रखना है। देखिए आपका 67, 65 और 67 इधर दो धाराएं गलत ना हो। अगर अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित है, तब धारा अभी हमने बताया 65 का नियम अप्लाई होगा। और अगर कोई अपराध कारावास से दंडनीय नहीं है, केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो 65 नहीं, यही क्वेश्चन गलत होता है, 67 अप्लाई करिएगा। तो आपका जैसे एक उदाहरण देखा जाए, आईपीसी की जो पूछा जाता है वही देखा जाए उदाहरण। आईपीसी की धारा 290, तो बताइए न्यूसेंस के मामले में सादा प्रावधान, सामान्य प्रावधान, अवशेषी प्रावधान, रिजुडियरी प्रावधान की धारा में 290। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि 290 में कितनी सजा हो सकती है अधिकतम, तो केवल जुर्माना अधिकतम पूछा गया है कितना, 200 रुपया। अब इसी पर चलिए, 290 का किसी ने अपराध किया, केवल जुर्माना ही दंड हो सकता है। तो अब जुर्माना लगाया गया और जुर्माना अदा नहीं किया, तो वह जुर्माना न देने के बदले कहाँ जाएगा, जेल। तो जेल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है जेस में बना कि अगर दंड केवल जुर्माना हो, जुर्माना नहीं अदा करता, व्यतिक्रम करता है, तो कैसा कारावास भुगतेगा, सादा की कठोर यानी कि सश्रम की, दोनों के इनमें से कोई नहीं, तो केवल सादा। ये पहला क्वेश्चन, केवल सिंपल यानी कि सादा। दूसरा एक आपका क्राइटेरिया है, मापदंड है, वह याद रखिए। अगर जुर्माना 50 रुपया या कम है, नहीं दिया तो 2 माह जेल। अगर 50 से अधिक लेकिन 100 तक है तो 4 माह। और 100 से अधिक रुपया जुर्माना है तो कितना अधिकतम, 6 माह। तो हर हाल में कितना, 6 माह। यही याद रखिए, आप हर हाल में याद रखिए। पैमाना जरूर याद रहे, कभी काल पैमाना भी पूछा जाता है। इसके बाद 67 के बाद आपका 68, 69, आपका 70 आ जाइए। क्वेश्चन बनता है कि सामान्यतः जुर्माना कितने दिनों में वसूल लेना चाहिए, 70 के तहत 6 साल। अगर मृत्यु हो गई तो क्या जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा, किससे, संपत्ति से। विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होंगे, जिस सीमा तक वह प्रॉपर्टी पाए। सामान्यतः कितने साल में जुर्माना वसूल लेना चाहिए, 6 साल। लेकिन लेकिन लगाकर अगर 6 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है तो आपका समय बढ़ता जाएगा। मान लीजिए 7 साल का कारावास दिया गया है, तो कितने दिन में जुर्माना, 7 साल। 10 साल की सजा दी गई है तो 10 साल। आजीवन कारावास की दी गई है तो आजीवन कारावास। और आपका 20 साल का दी गई है तो जुर्माना कितने दिन में। लेकिन अगर 6 वर्ष या 6 वर्ष से कम की सजा दी गई या केवल जुर्माने का दंड दिया गया, तब अधिकतम समय पूछे तो 6 साल। जैसे कि आपका एक व्यक्ति पर 100 रुपया जुर्माना लगाया गया, जुर्माना वसूली कितने दिनों में की जानी चाहिए, 6 साल। अगर दे दिया कि भाई एक दिन का कारावास और 500 रुपया, तब भी 6 साल। 5 वर्ष का दंड दे 5000 रुपया, तब भी 6 साल। 6 साल दे कारावास और 6000 रुपया, तब भी 6 साल। लेकिन जैसे ही 6 वर्ष से दंड की मात्रा क्या होगी, तो वैसे इस समय जुर्माना वसूली का क्या होगा, बढ़ेगा। अब मर गया बीच में तो जुर्माना वसूला जाएगा कि नहीं वसूला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी से।
अगला देखिए आपका कह सकते हैं, इसके बाद 71 देख लीजिएगा, अब उतना 70 जरूर याद रखिए। इसके बाद जो पूछा जाता है आपका, ये 72 देखा जाए, 72। अब इधर की तीन धाराएं रट्टा मारना है, इधर की धाराएं आती हैं। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है, तो एक दोषी बना दिया जाए। न्यायालय में मुकदमा चला, व्यक्ति अपराध तो किया लेकिन चोरी का किया कि आपराधिक दुर्विनियोग किया, क्योंकि हल्का हल्का ही दोनों में अंतर है। अगर तत्कालिक बेईमानी का आशय है तो चोरी, और पश्चातवर्ती है तो दुर्विनियोग। अब ये सिद्ध तो हो गया कि अभियुक्त का इरादा बेईमानी का था, लेकिन इसमें संदेह हो गया कि तात्कालिक था कि बाद वाला था। ये संदेह, तो भाई अगर तात्कालिक रहता तो चोरी, और बाद वाला बेईमानी का इरादा आपराधिक दुर्भन, संदेह हो गया कि कौन सा अपराध किया है। तो हमेशा याद रखिए, अगर संदेह हो जाए तो सेक्शन 72 ये कहता है कि जिस अपराध में कम सजा हो आपका वही सजा दी जाएगी। बस एक लाइन, यानी कि हमेशा अल्लाह में कौन रह रहा है, अभियुक्त। इसके बाद 73 74 से इस समय क्वेश्चन बन रहा है। एक क्वेश्चन निश्चित बनता है, लोग गलत करके आते हैं, गलत न हो। एपीओ में भी पूछा गया था, लोग गलत करके एक दो लोग आ गए, रट कर जाइए। अब पहला तो 73 74 का सिद्धांत इस समय पूछा जा रहा है। देखिए, हमने जूरिस्प्रूडेंस में दंड के 5 सिद्धांत बताए थे। आपका सबसे प्राचीन सिद्धांत प्रतिशोधात्मक था, यानी कि बदला लेने की भावना, टिट फॉर टैट, यानी कि आपका जान के बदले जान, और आपका हाथ के बदले हाथ। तो ये बताया था। लास्ट में हमने बताया था रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, पिछली बार बना था। कौन सा सिद्धांत मृत्युदंड का घोर विरोधी है, सुधारात्मक। कौन अपराधियों के साथ उदारता बरतता है, सुधारात्मक। और कौन अपराधी को रोगी मानता है, सुधारात्मक। सभ्य समाज का कौन सा वर्तमान में सिद्धांत है, सुधारात्मक, रिफॉर्मेटिव। अब यहाँ आइए, एक हमने बताया था एक्सपेटरी थ्योरी, प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, आत्मग्लानि, यानी कि आत्म मंथन का सिद्धांत। जैसे 12 के बाद आपका आत्मग्लानि नहीं करना है, आत्म मंथन करना है कि कहाँ आपका छूट गया, कहाँ कमी रह गई, जिनकी कमी रह गई। और ये नहीं कि आप आत्मग्लान, तो आत्मचिंतन या आत्मग्लान या प्रायश्चितात्मक सिद्धांत आपका ये कहता है कि किसी अभियुक्त को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि वह कुछ दिन जेल में रहेगा तो अपने किए पर पछतावा करेगा, और जब उसका मन शुद्ध हो जाएगा, छोड़ा जाएगा, तो समाज में क्या रहेगा, एक शांति प्रिय व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करेगा। तो आपका क्वेश्चन बना कि प्रायश्चितात्मक सिद्धांत आईपीसी की किन धाराओं में समाहित हैं, 73 74 दोनों। दोनों आया था आपका राजस्थान में, तो दोनों मारिए। अगर दोनों में एक चुनना हो तो आप केवल कह सकते हैं 73 मार कर आइए, दोनों। देखिए, अगर दोनों आए तो दोनों मारिए। अब दो दो क्वेश्चन इसमें पहले बनता है जहाँ लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अगर एकांत परिरोध केवल दे दे तो 73, और एकांत परिरोध की अवधि दे दे तो 74। यही क्वेश्चन ज़्यादा। पहला क्वेश्चन फिर एक बार देखिए, यहाँ खूब पूछा जाता है, लोग गलत ज़्यादा करते हैं। एकांत परिरोध दे तो 73,
और जैसे ही टाइम या अवधि की बात करें तो 74। ये गलतियां ना हो, यही गलती ज़्यादा हो रही है। अब एकांत परिरोध की सजा न्यायालय देता है आपका किस अपराध में, जिसके लिए वह किसी अभियुक्त को किसी अपराध के लिए कठोर या सश्रम कारावास दे सकता है। यानी कि जिस मामले में केवल सादा कारावास हो सकता है वहाँ एकांत परिरोध की सजा नहीं दी जा सकती। और वह भी आपका अधिकतम जो एकांत परिरोध की सजा दी जा सकती है 3 माह है। कितने माह? 3 माह। और निम्न मापमान के अनुसार होगी। एकांत परिरोध की जो सजा है वह अलग से नहीं काटी जाती, जो मुख्य सजा है उसी के साथ चलता है। यानी कि मान लीजिए कि 2 साल तक अभियुक्त को सजा दिया गया, न्यायालय ने आदेशित किया कि इसे 15 दिन तक एकांत परिरोध में रखा जाए। एकांत परिरोध का मतलब जेल में सभी कैदियों से अलग रखा जाए और किसी से कोई संपर्क न हो। इसी को एकांत परिरोध कहा जाता है। काल कोठरी भी कहा जाता है कि किसी से अब ये है कि अकेले में छोड़ दिया जाए, बाहर क्या हो रहा है, तो ऐसी दशा में हो सकता है कि अनसाउंड माइंड हो जाए, तो इसीलिए ज़्यादा समय तक लगातार नहीं रखा जाता। तो आखिर जो मुख्य सज़ा दी गई है जैसे 2 साल की, तो 2 साल जेल में व्यतीत कर रहा है, उसी दौरान कुछ समय तक कहाँ रखा जाए? अन्य कैदियों से अलग, जेल में ही। इसी को हम एकांत परिरोध कहते हैं। अब ये नहीं कि अलग से सज़ा नहीं है, वहीं 2 साल में ही रखा जाए। तो ये समय अधिकतम कितना हो सकता है? 3 माह। निम्न मापमान के अनुसार, मापमान पढ़कर जाइएगा। यदि मुख्य कारावास 6 माह है तो 6 माह, तो एकांत परिरोध 1 मास हो सकता है। मुख्य कारावास 6 माह से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक का बीच में है तो एकांत परिरोध 2 मास। और मुख्य कारावास 1 वर्ष से अधिक है, जैसे कि हमने बताया उदाहरण 2 साल वाला, तो मुख्य कारावास 1 साल से अधिक है तो अधिकतम कितने दिन का एकांत परिरोध की सजा दी जा सकती है? 3 माह। हर हाल में कितना? 3 माह। अधिकतम कितना? 3 माह। तो चाहे 10 साल की सजा दी गई हो, 20 साल की मुख्य सजा, अधिकतम कितने दिनों तक एकांतवास में रखा जा सकता है? 3 माह। इसके बाद 74 समय पूछा जाता है एकांत परिरोध की अवधि कितनी होगी? तो एकांत परिरोध की अवधि बार बार पूछा जा रहा है। इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको जब भी पढ़िएगा निचले पैराग्राफों से पढ़िएगा। देखिए नियम मैं निकाल रहा हूँ। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक न होगा। और साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। यानी कि जितना दिन रखा गया एकांत परिरोध में उतना दिन कम से कम अब क्या होगा? दूसरी बार रखने में गैप गैप दिया जाएगा। और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, अब यहीं से उठाना है, यहीं थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मुख्य कारावास 3 महीने से अधिक का दिया गया है तो अब नियम चेंज होगा। तो 2 नियम बना लीजिए। अगर मुख्य कारावास 3 वर्ष नहीं 3 महीना या 3 महीना से कम है तो एक बार में अधिकतम 14 दिन तक रखा जा सकता है। फिर अगले 14 दिन तक कम से कम गैप रहेगा, फिर 14 दिन, ऐसे चलेगा। यानी कि अगर 3 माह या 3 माह से कम है मुख्य दंडादेश तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि एक बार में कितनी हो सकती है? 14। लेकिन अगर मुख्य दंडादेश आपका 3 माह से अधिक है तो अब एक बार में नहीं, 1 महीने में चलाइएगा। कितना दिन? 7 दिन। अगर 3 माह से अधिक का दंड है मुख्य कारावास तो 1 महीने में चलाइएगा। कितना दिन? 7 दिन। फिर अगले माह रखना है तो 7 दिन कम से कम क्या होना चाहिए? गैप।
ज़्यादा नहीं समय है आपका, 75 आ जाइए। झारखंड में पूछा गया था, प्रायर कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्धित दंड, तो आपका 75 में है। धारा 75 आपका पूर्व दोष सिद्धि के बारे में है। केवल किस अध्याय के लिए लागू होगी? 12 और 17, यानी कि कूटकरण और संपत्ति के विरुद्ध अपराध। एक बार अपराध किया, 3 साल या 3 साल से अधिक की सजा पाया, फिर वैसा ही अपराध कर दिया, वही अपराध, तो ऐसी दशा में अब दंड की मात्रा अचानक दूसरी बार क्या होगी? बढ़ेगी। अधिकतम कितना दिया जा सकता है? जीवन कारावास। इस प्रकार आपका इधर का जो पॉइंट था वह भाई समाप्त हुआ। तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, तब आपका अभी आईपीसी